करेंगे। इसको सबसे पहले हम बोर्ड के ऊपर समझेंगे और इसके बाद इसकी पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये आपको मैं नोट्स भी प्राप्त करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझने हमने बीए फाइनल की ज्योग्राफी क्लासों को शुरू कर रखा है, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है जो एशिया की भौतिक प्रदेशों के ऊपर है। इससे पहले हमने एशिया की सामान्य जानकारी को पढ़ने का प्रयास किया था और हम अब बात करेंगे एशिया के भौतिक प्रदेशों को, जिसको 5 भागों में बांटा गया है। इन 5 भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया गया है, उसको देखते हैं। तो जो एशिया महाद्वीप है उसको 5 भागों में बांटा है। उन एक एक भागों को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो 5 भाग कौन से हैं, जिसमें पहला है उत्तर की निम्न भूमि। पहला कौन सा है, उत्तर की निम्न भूमि है। इसी के अलावा दूसरा भौतिक प्रदेश है जिसे मध्यवर्ती पर्वत पठार कहा गया है। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। इसी के आगे तीसरा जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, वो नदी घाटी क्षेत्र है, नदी घाटी मैदान है। इसी के अलावा जो चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार है। इसी के अलावा 5वां भौतिक प्रदेश है द्वीप समूह है। इस तरह से जो एशिया महाद्वीप है उसके भौतिक प्रदेश 5 हैं, यानी 5 भागों में बांटकर इस एशिया महाद्वीप को अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा मध्यवर्ती पठार क्रम है, नदी घाटी मैदान है, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार है और द्वीप समूह है। इस तरह से इसको बांटकर अध्ययन किया जाता है और इसको एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। इसको सबसे पहले हम बोर्ड के ऊपर समझेंगे और इसके बाद इसकी पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यह आपको मैं नोट्स भी प्राप्त करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भौतिक प्रदेश जिसे उत्तर की निम्न भूमि कहा गया है, तो इसको देखते हैं। तो हम बात करते हैं उत्तर की निम्न भूमि को, यानी जो उत्तर की निम्न भूमि है उसे क्या कहा जाता है। जो ये उत्तर की निम्न भूमि है इसे साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी साइबेरिया के मैदान के नाम से इसे जाना जाता है। इससे उत्तर की भूमि को जो एशिया महाद्वीप के उत्तर में पाया जाता है। इस एशिया महाद्वीप का जो साइबेरिया क्षेत्र है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा है। जो कौन कौन सी नदियां होती हैं, जिसमें पहली ओब है, येनेसी है और लीना है। इन नदियों के अपर्दन, निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। किन किन नदियों के द्वारा, ओब, येनेसी एवं लीना नदियों के अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा। इसके अलावा हिमनदों के द्वारा भी इस साइबेरिया के मैदान का निर्माण हुआ है। इस साइबेरिया के मैदान की जो और विशेषता देखें तो इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, यानी इस साइबेरिया के मैदान का जो ढाल किस तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो देखें तो जो साइबेरिया का उत्तरी क्षेत्र है, जो उत्तर का मैदान है यानी उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पे शीतकाल में बर्फ जम जाती है। वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम पाया जाता है, जिस कारण से वहाँ की जो जनसंख्या है वो भी कम पाई जाती है। और यहाँ पे जो बहने वाली नदियाँ हैं वो भी शीतकाल में बर्फ जम जाने के कारण वो एक जगह रुक जाती है या वहाँ पे बह नहीं पाती है, जिस कारण से वहाँ पे जो नदियों का रास्ता है वो बंद हो जाता है, यानी इसको एक तरह से उपयोग में नहीं ले सकते। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके भौतिक प्रदेश, इसके जो उपभाग हैं उत्तर की निम्न भूमि के, उसको देखते हैं। तो इसको 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। उन 4 भागों को देखते हैं एक एक करके। इन 4 भागों में फर्स्ट है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, दूसरा है पूर्वी साइबेरिया का मैदान, इसी के अलावा तीसरा है मध्य साइबेरिया का मैदान और चौथा है रूसी तुर्किस्तान का मैदान।
यानी इसे 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, पूर्वी साइबेरिया का मैदान और इसके अलावा मध्य साइबेरिया का मैदान, रूसी तुर्किस्तान का मैदान। तो इन चारों को एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें हम एशिया महाद्वीप का मैप बनाएंगे, उसके ऊपर समझते हैं। तो हम एशिया महाद्वीप का मैप बना लेते हैं। ये मैप है एशिया महाद्वीप का। ये हमारा भारत है। ठीक है, तो इसमें जो मेन नदियां हैं, 3 नदियों की बात की थी। तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी बहती है जिसे यूराल पर्वत बोलते हैं। यहाँ पे यूराल पर्वत बहता है। इसी के अलावा यहाँ पे ओब नदियाँ बहती हैं। इसी के अलावा आगे यहाँ पे येनेसी नदी बहती है और यहाँ पे लीना नदी बहती है। इन नदियों के मध्य ही जो पश्चिमी जो साइबेरिया का मैदान है वो विस्तृत है। इसी के अलावा यहाँ पे तुर्किस्तान में जो रूसी तुर्किस्तान का मैदान है वो यहाँ पे है। तो हमने 4 इसके भागों की बात की, जिसमें पश्चिमी साइबेरिया का मैदान था, दूसरा पूर्वी साइबेरिया का मैदान था, मध्य साइबेरिया का मैदान था और रूसी तुर्किस्तान का मैदान था। ठीक है, उन चारों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी साइबेरिया के मैदान की। तो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान ये यूराल पर्वत है इसके, और ये येनेसी पर्वत है, येनेसी नदी है। इन दोनों के मध्य जो यहाँ पे जो मैदान है उसे पश्चिमी साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाती है। यहाँ पे जो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान ये विश्व का सबसे समतल मैदान है। यानी एशिया महाद्वीप में ही नहीं लेकिन विश्व में सबसे जो समतल मैदान है वो मैदान कौन सा है? पश्चिमी साइबेरिया का मैदान ही है। इसकी जो नदी है, इसमें जो ओब नदी है ये सर्वाधिक यहीं पे बहती है। यानी संपूर्ण एरिया को यही नदी यहाँ पे कवर करती है। इसी के अलावा जो दूसरा है मध्य साइबेरिया का मैदान, वो इस येनेसी और इसके आगे जो लीना नदी है इसके मध्य जो बहता है वो मध्य साइबेरिया का मैदान है। और जो पूर्वी साइबेरिया का मैदान है इसी के आगे यानी लीना नदी के आगे यहाँ पे प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के पूर्वी साइड में ये क्षेत्र है। यहाँ पे इस क्षेत्र में कौन सा मैदान है? वो है पूर्वी साइबेरिया का मैदान, जो कहाँ पे है? लीना नदी और प्रशांत महासागर के पूर्वी साइड में। यहाँ पे इसकी क्या विशेषता है? तो ये एक समतल मैदान ना होकर के यहाँ पे इसके अंदर एक दलदल पाया जाता है, या यहाँ पे छोटे छोटे पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इस कारण से जो क्षेत्र है ये उबड़ खाबड़ माना जाता है, लेकिन इसे क्या बोला जाता है? मैदानी बोला जाता है, जिसे पूर्वी साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो चौथा मैदान है वो कौन सा है? रूसी तुर्किस्तान का मैदान, जो कहाँ पे है? तुर्किस्तान में। ये तुर्किस्तान है ईरान के उत्तरी साइड में, यहाँ पे ही यह मैदान है। तो ये बात हो गई उत्तरी की निम्न भूमि की, जिसमें साइबेरिया का मैदान था। उन साइबेरिया के मैदान को हमने कवर किया। इसको अब हम एक पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने अभी बात की बोर्ड के ऊपर कि एशिया के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में, तो हम शुरू करते हैं एशिया के भौतिक प्रदेशों को पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। तो देखते हैं, एशिया महाद्वीप में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीन चट्टानें देखने को मिलती हैं। एशिया में स्थित अरावली पर्वत तथा अरब का पठार प्राचीन चट्टानों से बने हुए हैं। जो एशिया के उत्तर में स्थित साइबेरिया का मैदान है वो एक प्राचीन मैदान है। इसके अलावा एशिया में पाई जाने वाली नदी घाटियाँ जैसे गंगा हो गई, सिंधु का मैदान हो गया, दजला फरात नदी का मैदान हो गया, इरावती नदी का मैदान हो गया तथा चीन के मैदान एशिया के सबसे नवीन मैदान है। ये बात होगी। एशिया महाद्वीप को धरातल एवं उच्चावच के आधार पर यानी इनकी विविधताओं के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है, जो हमने अभी बोर्ड पे बात की थी। इसके अलावा हम इसके भौतिक प्रदेशों की बात की। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 5 भौतिक प्रदेश हैं।
तो जिसमें पहला है उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, नदी घाटी मैदान, और इसके अलावा चौथा है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है द्वीप समूह है। ये बात हो गई। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर की निम्न भूमि, जिसके बारे में अभी हमने बोर्ड के ऊपर समझा। तो उत्तर की निम्न भूमि, तो एशिया महाद्वीप, इसको देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में एक विशाल समतल निम्न भूमि का विस्तार पाया जाता है। जो एशिया महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग में एक विशाल समतल मैदान पाया जाता है। इस विशाल निम्न भूमि को साइबेरिया के मैदान के नाम से जाना जाता है। इस विशाल मैदान का निर्माण यहाँ पर बहने वाली ओब, येनेसी और लीना नदियों के अपर्दन, निक्षेपण एवं हिमनदों के द्वारा हुआ है। ये बात हमने अभी की। इस विशाल मैदान का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है। इस मैदान के उत्तरी भाग में शीतकाल में बर्फ जम जाती है, जिसके कारण नदियों का मार्ग बंद हो जाता है। यहाँ पे बर्फ जमने के कारण यहाँ पे जो नदियाँ हैं उनका मार्ग बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इस मैदान के उत्तरी भाग में विस्तृत दलदल बन जाता है। इसी कारण यहाँ पर बहने वाली नदियाँ परिवहन की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। यानी यहाँ पे बर्फ़ के जमा होने के कारण जो नदियाँ हैं वो आगे बह नहीं पाती है, और आगे बह नहीं पाने के कारण यहाँ पे एक क्षेत्र बन जाता है दलदल क्षेत्र। तो दलदल क्षेत्र बन जाने के कारण या परिवहन के कारण ये जो क्षेत्र है ये उपयोगी नहीं होता है। इस विशाल मैदान को भौगोलिक विविधताओं के आधार पर 4 उप विभागों में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। जिसमें पहला है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, दूसरा पूर्वी साइबेरिया का मैदान, मध्य साइबेरिया का मैदान, रूसी तुर्किस्तान का मैदान। तो इसको हमने मैप के ऊपर समझ लिया है, इसी को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कहाँ है? तो यह मैदान यूराल पर्वत एवं येनेसी नदियों के बीच संसार का सबसे बड़ा एवं समतल मैदान है। यानी ये मैदान है, ये एशिया महाद्वीप का सबसे, यानी ये जो संसार का सबसे बड़ा समतल मैदान है। कौन सा? पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। इस मैदान के अधिकांश भाग पर ओब नदी प्रवाहित होती है। हमने बात की थी, यह साइबेरिया का सबसे प्रमुख मैदान माना जाता है। यानी साइबेरिया का सबसे प्रमुख मैदान किसको माना जाता है? पश्चिमी साइबेरिया के मैदान को। इसके अलावा दूसरा था पूर्वी साइबेरिया का मैदान। यह मैदान रूस के पूर्व में प्रशांत महासागर के निकट स्थित है। यानी ये मैदान कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के निकट। यह मैदान एक समतल मैदान नहीं है। इस मैदान में कुछ मिश्रित पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसी मैदान में तापमान अत्यंत कम होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। इसमें कहा गया है कि जो ये क्षेत्र है पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र, ये कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर के निकट स्थित है। इधर जो लीना नदी है, लीना नदी और इधर प्रशांत महासागर दोनों के मध्य ये क्षेत्र है जो स्थित है, जिसमें तापमान अत्यंत कम होने के कारण यहाँ पे जो जनसंख्या है कम पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो पर्वत है वो पठार हैं वो पाए जाते हैं, छोटे छोटे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी ये समतल मैदान नहीं है। तीसरे की बात करें तो मध्य साइबेरिया का मैदान। यह मैदान येनेसी एवं लीना नदियों के मध्य स्थित है। यानी ये मैदान लीना और कौन सी? येनेसी नदी, इन दोनों नदियों के मध्य स्थित है। इस मैदान का ढाल उत्तर की ओर है। इस मैदान का ढाल किस ओर है? उत्तर की तरफ है। यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका ढाल है। चौथा है रूसी तुर्किस्तान का मैदान। इसे तुरान का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान रूस के दक्षिणी पश्चिम में कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के मध्य स्थित है। इस मैदान में शुष्क जलवायु पाई जाती है, इसलिए इस मैदान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय रूप में पाया जाता है। यानी इसका जो अधिकांश विस्तार कहाँ पे है? मरुस्थलीय रूप में है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं बोर्ड के ऊपर दूसरे की, जिसका नाम है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। तो हम इसको एक बार बोर्ड के ऊपर समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम दोबारा पीडीएफ के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से हमने बात की पहले भौतिक प्रदेश की,
उसी तरह से हम दूसरे भौतिक प्रदेश को देखते हैं, एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसके मैप बना लेते हैं। तो ये है एशिया महाद्वीप का मैप, ये एक शॉर्टकट मैप है जिसे हम समझ सकते हैं। ये हमारा इंडिया है, इसके अलावा ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप का, जिसको एक समझने के जरिए से हम इसको बना रहे हैं। तो जो मध्यवर्ती पठारक्रम है वो इसके मध्य में फैला हुआ है। तो इसका जो विस्तार माना जाता है वो पूर्वी साइड में क्षेत्र पड़ता है, टर्की से लेकर के जो भूमध्य सागर के उत्तरी साइड में पड़ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है बेरिंग सागर। कहाँ पे? बेरिंग सागर से लेकर के टर्की के मध्य में जो क्षेत्र में जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, पर्वत पठार फैले हुए हैं, उसको मध्यवर्ती पर्वत पठार के नाम से जाना जाता है, या भौतिक प्रदेशों में दूसरा नाम जिसका है वो मध्यवर्ती पर्वत पठार है। वो इसी के मध्य में फैला हुआ है। यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है पामीर की घाट। पामीर क्षेत्र पड़ता है, इसे दुनिया की छत के नाम से भी जाना जाता है, इस पामीर की घाट को। यहाँ से जो संपूर्ण यानी एशिया महाद्वीप के जो पर्वत हैं उनका निर्माण भी यहीं से, यानी यहीं से जो पर्वत हैं वो निकलते हैं इसमें। तो पामीर की घाट से एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला निकलती है। सबसे पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो पामीर की घाट से निकलती है, जो भारत और नेपाल के मध्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा यहाँ पे भूटान है, ये नेपाल और इधर है भारत। इस क्षेत्र में इसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का पूर्वी क्षेत्र जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ से जो ये हिमालय है वो दक्षिण की तरफ घूम जाता है। कहाँ पे? म्यांमार में। और इसे म्यांमार में एक दूसरे पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसी का नाम बदल दिया जाता है, जिसे अराकान योमा पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। इसी के अलावा जो दूसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला पूर्व की साइड निकलती है वो कुनलुन पर्वत श्रृंखला निकलती है, जो कहाँ निकलती है? चीन वाले क्षेत्र में, संपूर्ण चीन वाले क्षेत्र में ये कुनलुन पर्वत श्रृंखला निकलती है। जिसे इसी के अलावा एक तीसरी पर्वत श्रृंखला भी पूर्वी की साइड में निकलती है, जिसे त्यानसान पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यह भी एक चीन के उत्तरी साइड में बहती है। इसी के अलावा यहाँ पे छोटी छोटी और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसके अलावा ये रूस में भी बहती है, जहाँ पे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहीं पामीर की घाट से और पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है जो पश्चिमी साइड में निकलती है, जिसमें सबसे पहले नंबर की है वो है हिंदुकुश पर्वत। यहाँ पे एक हिंदुकुश पर्वत निकलता है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य से होकर गुजरता है। इसी के अलावा एक और पर्वत निकलता है जिसे सुलेमान पर्वत कहते हैं, जो केवल ही पाकिस्तान वाले क्षेत्र में निकलता है। ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है भारत के इस साइड में, ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो सुलेमान पर्वत है वो निकलता है। 2 पर्वत हो गए। इसी के अलावा इधर ईरान वाले क्षेत्र में 2 पर्वत श्रृंखलाएं और निकलती है, जिसमें एक है एल्ब्रुस, ये ईरान वाला क्षेत्र है। यहाँ पे अफगानिस्तान के ही पास में एक ये क्षेत्र है ईरान वाला क्षेत्र। इसमें जो उत्तरी साइड में, ईरान के उत्तरी साइड में एक पर्वत श्रृंखला बोलती है जिसे एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। और इसी के दक्षिणी साइड में एक दूसरी पर्वत श्रृंखला बहती है जिसे जोग्रोस पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे टर्की में भी एक पर्वत श्रृंखला बहती है। जिस तरह से पामीर की घाट है उसी तरह से टर्की के अंदर भी एक घाट ही है पामीर की घाट की तरह, जिसे आर्मीनिया की घाट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? यहाँ पे कि पामीर की घाट की तरह ही आर्मीनिया की घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये बहती है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सी बहती है? आर्मीनिया की घाट बहती है जो टर्की के अंदर बहती है। इसी के पश्चिमी साइड में 2 पर्वत श्रृंखलाएं बहती है, जिसमें पहली का नाम है पांटिक और दूसरी का नाम है टोरस। पहली का नाम क्या है? पांटिक और दूसरी का नाम है टोरस। इन्हीं के मध्य एक पर्वत या पठार होता है जिसे
टर्की का पठार कहा जाता है, तुर्किस्तान का पठार कहा जाता है। इस तरह से इनके मध्य में जो मध्य क्षेत्र है उसके अंदर भी पठार पाए जाते हैं। जिस तरह से हमने बात की कुनलुन और अराकान योमा, इन दोनों यानी हिमालय और कुनलुन के मध्य में एक पठार होता है जिसे तिब्बत का पठार कहा जाता है। इसी के अलावा जो त्यान शान है और कुनलुन है, इन दोनों के मध्य भी जो पठार बहता है वो तारिम बेसिन का पठार कहा जाता है। यानी इन दोनों के मध्य एक पठार है जो तारिम बेसिन का पठार कहलाता है। इसी के अलावा यहाँ इधर ईरान वाले क्षेत्र में पांटिक और टोरस के मध्य में एक पठार बहता है जिसे कहा जाता है, नहीं ये तो तुर्किस्तान में हो गया। इसके अलावा यहाँ ईरान में बहता है जिसे ईरान का पठार भी बोला जाता है। इस तरह से इनके मध्य में पठार रहते हैं, इसको हम पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए हम पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। ऐसे ही करके हम संपूर्ण क्लासें देखेंगे। जैसे अगर इसकी पीडीएफ जो भी स्टूडेंट प्राप्त करना चाहे वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके उसमें मेरे नंबर दिए गए हैं, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके डायरेक्ट और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो ज्वाइन होना चाहे वो मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ से भी पीडीएफ प्राप्त कर। यानी खूब सारे जरिए हैं जो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते। तो हम ये पीडीएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पश्चिम से लेकर पूर्व तक पर्वत एवं पठारों का एक महत्वपूर्ण क्रम पाया जाता है। इन पर्वतों का क्रम पश्चिम में भूमध्य सागर के निकट टर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित बेरिंग सागर तक पाया जाता है, जिसको हमने बोर्ड पे समझा। ये सभी पर्वत एशिया के मध्य से स्थित पामीर की गांठ, अभी हमने देखा पामीर की गांठ से निकलते हैं। पामीर की गांठ है, इसको दुनिया की छत भी कहा जाता है क्योंकि यहीं से संपूर्ण पर्वत निकलते हैं। यह एक तरह से छत का काम करती है। ये पामीर की गांठ से पूर्व की तरफ, जो पामीर की गांठ है उसकी पूर्वी तरफ एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी निकलती है जिसे हिमालय कहते हैं। हिमालय पर्वतमाला का मुख्य विस्तार भारत, नेपाल एवं भूटान में है। अभी हमने बात की भारत में पूर्व की तरफ अरुणाचल प्रदेश के आगे पूर्व में हिमालय पर्वतमाला दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से, भारत के अरुणाचल प्रदेश से पर्वतमाला घूम जाती है, जहाँ म्यांमार में इसे किस नाम से जाना जाता है? अराकान योमा नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पामीर की गांठ से पूर्व की तरफ निकलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण पर्वतमाला जिसे कुनलुन पर्वतमाला कहा जाता है, जो कहाँ पे? चीन में बहती है। यानी यह पर्वतमाला मुख्य रूप से चीन में पाई जाती है। हिमालय एवं कुनलुन के बीच में तिब्बत का पठार पाया जाता है, जो हमने अभी बात की मैप के ऊपर। कुनलुन पर्वत के उत्तरी, कुनलुन पर्वत है, इसके उत्तर में पामीर की गांठ से निकलने वाली तीसरी महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। वो कौन सी है? त्यान शान पर्वतमाला। कहाँ से? पामीर की गांठ से तीसरी पर्वतमाला निकलती है जो चीन के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसको हमने हमें बात की। तो इस पर्वतमाला के बारे में बात करते हैं। तो त्यान शान पर्वतमाला के आगे चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में अल्टाई एवं खिगन दो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं जो पाई जाते हैं। इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार उत्तर पूर्व रूस तक पाया जाता है। यानी यही पर्वत श्रेणियाँ इधर रूस के अंदर भी पाई जाती है, जहाँ पे इसका अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसका स्टेनोबोय और दूसरी याबुलोनोई। ये दो पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पे पाई जाए? रूस में। जो अल्टाई और खिगन दो पर्वत श्रेणियों की ही आगे पर्वत श्रेणियाँ हैं। पामीर की गांठ के पश्चिम की तरफ निकलने वाली पहली महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन सी है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, जो किन किन पर्वतों के मध्य, यानी किन किन देशों के मध्य? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दो पर्वतों के मध्य, इन दो देशों के मध्य फैला हुआ है। हिंदू कुश के दक्षिण में पामीर की गांठ से निकलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी कौन सी है? सुलेमान पर्वत, जो कहाँ पे है? मुख्य रूप से पाकिस्तान में फैली हुई है। इन दोनों श्रेणियों के आगे जो विस्तार होता है वो ईरान में होता है। जो दो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं ईरान में, जो ईरान के
उत्तर में एक ही पर्वत श्रेणी है एल्ब्रुस पर्वत। उसी के अलावा दक्षिण में दूसरी पर्वत श्रेणी है जो जैग्रोस पर्वत श्रेणी है, इसका विस्तार पाया जाता है। इसके आगे टर्की में आर्मेनिया की गांठ से पश्चिम की तरफ और दो पर्वत श्रेणियाँ निकलती है। यानी टर्की में एक ही, जिस तरह से पामीर की गांठ है उसी तरह से आर्मेनिया गांठ है जहाँ से दो पर्वत श्रेणियाँ निकलती है। जो उत्तर की तरफ निकलती है उस पर्वत श्रेणी को पॉन्टिक पर्वत श्रेणी कहा जाता है, और उसी के जहाँ से दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी निकलती है जिसको कहा जाता है टोरस कहा जाता है। इन दोनों पर्वत श्रेणियों का विस्तार मुख्य रूप से टर्की में हुआ है। ये बात होगी। ये दोनों पर्वत श्रेणियाँ पश्चिम की ओर जाते जाते भूमध्य सागर के तट पर समाप्त हो जाती हैं। यानी जो टर्की में जो पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं वो दोनों पर्वत श्रेणियाँ भूमध्य सागर में जाकर के समाप्त हो जाती हैं। एशिया के मध्य भाग में पर्वतों के बीच बीच कुछ महत्वपूर्ण पठार भी पाए जाते हैं, उन पठारों की भी हम बात करते हैं। तो देखते हैं, पीडीएफ के अंदर ही समझने का प्रयास करेंगे इसको, बोर्ड के ऊपर अगर ना समझ में आए तो इसको बोर्ड के ऊपर भी समझने का प्रयास करेंगे। पहला है तिब्बत का पठार। यह पठार हिमालय एवं क्यूनलून पर्वतों के बीच स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर। तो ये कौन कौन से पर्वतों के मध्य है? हिमालय और क्यूनलून पर्वतों के मध्य, जो चीन में बहता है, इसकी हमने अभी बात की थी। इसके अलावा दूसरा जो पठार है वो तारिम बेसिन का पठार है जो क्यूनलून एवं त्यान शान श्रेणियों के बीच स्थित है। यह एक शुष्क पठार है, यानी शुष्क पठार है जिस कारण से ये बना है। इसके अलावा तीसरा है ईरान का पठार जो एल्ब्रुस पर्वत है और जैग्रोस पर्वत है उनके मध्य में स्थित है। अभी हमने बात की कि ईरान के अंदर दो पर्वत श्रेणियाँ बहती है जिसमें एल्ब्रुस है और दक्षिण की तरफ बहने वाली जैग्रोस है। इनके मध्य में जो पर्वत पठार है वो ईरान का पठार है। इसके अलावा जो चौथा पठार है एशिया माइनर का पठार जो पांटिक एवं टारस पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। जो हमने बात की एशिया माइनर का पठार की, वो कहाँ है? पॉन्टिक और टोरस, ये दो पर्वत श्रेणियाँ हैं टर्की में, वहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा अल्दाज का पठार, तो इसको देखते हैं। तो यह मंगोलिया के ऊपर रूस में स्थित है। ये कहाँ पे है? मंगोलिया के ऊपर रूस में स्थित है। इसके अलावा जुग्रेनियन बेसिन का पठार, यह पठार कहाँ है? तियान शान व अल्टाई पर्वतों के बीच स्थित है। ये बात होगी। अब हम बात करते हैं तीसरे भौतिक प्रदेश की, इसको भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दक्षिण के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण के प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार जो एशिया के महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीन चट्टानों से मिलकर 3 पठार पाए जाते हैं। जो कौन कौन से हैं? पहला है अरब का पठार, दूसरा दक्कन का पठार, तीसरा हिंद चीन का पठार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब के पठार की। एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सऊदी अरब देश में एक विस्तृत प्राचीन पठार स्थित है। इस पठार पर पाई जाने वाली ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानें गोंडवाना लैंड से संबंधित हैं। अरब का पठार पश्चिम में लाल सागर एवं पूर्व में पारस की खाड़ी के बीच स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 2000 मीटर है तथा इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है और है। अरब का पठार एक शुष्क एवं मरुस्थलीय पठार है। यह पठार अधिक शुष्क होने के कारण इस पर अपक्षय एवं विखंडन, अपक्षय जानते हैं, विखंडन भी जानते होंगे, विखंडन यानी टूटना पर्वतों का, इसके कारण इसका प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए तेज हवाओं के चलने के कारण यहाँ पर रेत की परत जम गई है। इसी पठार पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं। ये बात होगी। दूसरा है दक्कन का पठार जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है।
भारत के दक्षिणी भाग में त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ पठार दक्कन का पठार है। इस पठार के उत्तर में चौड़ाई अधिक होती है तथा दक्षिण में कम है। दक्कन का पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट एवं उत्तर में गंगा के मैदान के मध्य स्थित है। ये बात हो। राज्यों की दृष्टि से अगर देखें तो राज्यों की दृष्टि से यह पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पूर्वी भाग राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग एवं उड़ीसा के पश्चिमी भाग में विस्तृत है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। इस पठार की औसत ऊंचाई देखें तो 1500 मीटर है तथा इस पठार का ढाल देखें तो उत्तर से पश्चिम दक्षिणी पूर्व की तरफ है। दक्कन के पठार में उत्तरी भाग में विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं तथा दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं। इस पठार पर नर्मदा, ताप्ती और महानदी, स्वर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों का प्रवाहित होती है यहाँ से। तीसरे अगर इसके बात करें भाग की तो हिंद चीन का पठार है। इस पठार की स्थिति एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस पठार का अधिकांश भाग हिंद चीन प्रदेश में स्थित है। इस पठार को म्यांमार में शान का पठार भी तथा चीन में यूनान क्विचाओ के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस पठार में औसत ऊंचाई है 900 मीटर है। इस पठार पर बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? साल्वीन। यहाँ पे बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? साल्वीन है। यह पठार प्राचीन काल में ग्रेनाइट, नीस एवं चूना पर्वत की चट्टानों से बना हुआ है। चौथी बात करें तो वो है नदी घाटी मैदान। यानी चौथा भौतिक प्रदेश कौन सा है? नदी घाटी मैदान, जिसके बारे में देखते हैं। एशिया महाद्वीप में नदी घाटी मैदानों का अन्य भौतिक प्रदेश अपेक्षा क्षेत्रफल कम पाया जाता है, लेकिन कम क्षेत्रफल के बावजूद भी इन नदी घाटी मैदानों का महत्व भी अधिक है। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या इन्हीं नदी घाटी मैदानों में निवास करते हैं क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जलोढ़ मृदा एवं जल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म भी इन्हीं नदी घाटियों मैदानों में हुआ है। आगे देखें तो जो एशिया में नदी द्वारा निर्मित प्रमुख नदी घाटी मैदान निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। हांगो नदी का मैदान जो कहाँ पे है? चीन में है। और यांगटी सिक्यांग नदी का मैदान कहाँ है? ये भी चीन में है। सिक्यांग नदी का मैदान भी चीन में है। सिंधु सतलज का मैदान भारत एवं पाकिस्तान में है। गंगा यमुना नदी का मैदान कहाँ है? भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है भारत में। दजला फरात नदी का मैदान इराक में है। इसके अलावा इरावती नदी का मैदान कहाँ है? म्यांमार में है। पांचवें भौतिक प्रदेश की बात करें तो द्वीप समूह हिमालय है, जिसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको बोर्ड के ऊपर इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में द्वीपों की एक विस्तृत श्रृंखला पाई जाती है। ये द्वीप लगभग चाप की आकृति के में बने हुए हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले द्वीप नवीन माने जाते हैं। इस द्वीप समूह में जापान के होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, होनशु और क्यूराइल, फिलीपींस, जावा, इसके अलावा सुमात्रा हो गया, बोर्नियो हो गया, पापुआ न्यू गिनी। एशिया के इस क्षेत्र में द्वीप हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं तो इंडोनेशिया में द्वीपों की कुल संख्या लगभग 14,000 बताई गई है, जिसमें फिलीपींस में 7100 द्वीप हैं। यहाँ पर बनने वाले द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं। यानी यहाँ पे जो द्वीप किस कारण से बनते हैं? ज्वालामुखी के कारण। भूमध्य रेखा के निकट स्थित होने के कारण इन द्वीपों पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है तथा चाय, रबर, कहवा, गन्ना, नारियल आदि फसलों की कृषि बागायती कृषि के रूप में की जाती है। यहाँ पे ये बात हो गई। अब इससे अगला टॉपिक होगा जो हमारा, वो कौन सा होगा? एशिया में अफवाह तंत्र।
जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट वगैरह कीजिए, जिससे मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। और इसकी जो PDF प्राप्त करना चाहें वो PDF हमें आपको प्राप्त होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर 7014418898। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पे आपको मैं PDF प्राप्त करा दूँगा। कॉल वगैरह नहीं होएगी, केवल व्हाट्सएप होगा। और अगर यहाँ से भी आपको प्राप्त ना हो तो मेरी टेलीग्राम की लिंक है ट्रेगर MS या गमन स्टडी, वहाँ से आप ज्वाइन होके मेरे को PDF प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके मैं टेलीग्राम से या इंस्टाग्राम से वहाँ से आपको ज्वाइन होके और PDF प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको PDF प्राप्त कराने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए।